हाय एवरीवन। सो आज जो है वो हम पढ़ेंगे अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। एज यू नो, in my channel BioGirl Study with me, all the topics are covering with the NCERT line to line। एंड अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ हम लोग उसको याद करते भी चल रहे हैं, और मैं सारे टॉपिक सारे लेक्चर्स को एक साथ इतना रैप अप नहीं कर रही हूँ कि आपको रिवीजन में या आप एक साथ ज़्यादा पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये रखिए कि आप उस चीज़ को मेंटेन करके चलिए कि अगर हम आज पढ़ रहे हैं, जैसे कि कल मैंने बताया था कि एक थोड़ा सा शॉर्ट वे बना लीजिए कि आपको एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए जब लिख रहे हैं, तो जब आप इस चीज़ पे आ रहे हैं ना तो उस चीज़ को रिवाइज करके आइए। तो अगर 6 दिन अपना एक चैप्टर चलता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, तो अगर 6 दिन में आप वो लेक्चर, अगर मान लीजिए छोटे छोटे से लेक्चर हैं, आप 2 लेक्चर भी कंप्लीट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड। सो अगर आप उसको भी कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? आपका मोटिव ये होना चाहिए कि उस चीज़ को अगर आप रिवाइज करके आ रहे हैं तो 6 दिन में 6 बार आपका रिवीजन ऐसे ही हो जा रहा है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो एक बार पढ़ने से जितना बन जाता है उतना बन जाता है, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ना वो सिर्फ एक ही वजह से होता है, आपके रिवीजन की वजह से। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ेंगे? अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। हम इवोल्यूशन को ब्रीफ से हम इवोल्यूशन को ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। अमाउंट ऑफ 2000 मिलियन ईयर अगो, अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो माया द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये आपको याद रखनी है कि 2000 मिलियन ईयर अगो माया में जो फर्स्ट सेलुलर, जिनमें सेल था, जो फर्स्ट सेलुलर था वो आया, लाइफ अपीयर्ड हुई ऑन अर्थ। The mechanism of how non-cellular aggregate of the gain macromolecule could evolve into the cell with the membranous envelope is not known. Some of these cells had to ability to release O2. इसमें से कुछ ऐसे, अब बात क्या करी जा रही है कि mechanism of how non-cellular aggregate जो है of gain macromolecules could evolve into the cell with membranous envelope is not known. इनका जो membranous envelope था सेल्स का वो नहीं पता था, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे थे जो क्या करते थे, O2 को रिलीज करते थे, एबिलिटी टू रिलीज O2। ठीक, द रिएक्शंस The reaction could have been similar to the light reaction in photosynthesis, where water is split with the help of solar energy and captured and channelized by the appropriate light harvesting and pigments. तो यहाँ पे बात क्या करी जा रही है? could have been similar to the light reaction। ये लाइट रिएक्शन से थोड़ा थोड़ा सा सिमिलर थे इन फोटोसिंथेसिस, जैसे कि वेयर वाटर, जहाँ पर वाटर स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, जहाँ पे वाटर जो है वो सोलर एनर्जी के हेल्प से स्प्लिट आउट कर रहा है, एंड कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स। धीरे धीरे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो गए। बाय द टाइम ऑफ 500 माया इनवर्टिब्रेट आर फॉर्म एंड एक्टिव। जो इनवर्टिब्रेट थे वो आर फॉर्म्ड, और कुछ 500 माया के आसपास जो आपके जो सेल थे, जो सेल वाली चीज़ें आई थी वो आपकी 2000 माया में आ गई थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं 500 माया इनवर्टिब्रेट्स में, तो वी आर फाउंड एक्टिव जॉलिस फिश प्रॉबरली इन्वॉल्व अराउंड 350 माया। आपको ये याद रखना है, 500 माया में इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हो गए थे, जॉलिस फिशेज जो थी वो 350 माया में आ गई थी, एंड सी वीड एंड फ्यू प्लांट एग्जिटेड प्रॉबरली अराउंड 320 माया। They were whispered on a land when animal invaded land. The fish with shout and strong fins could not move on a land and go back to water. जो fish थी with
स्नॉट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स थी, इस वजह से वो लैंड पे मूव नहीं कर पाई, इस वजह से वो फिर से पानी में चली गई। दिस वॉज अबाउट 350 माया, और ये 350 माया के टाइम पर हुआ। एंड इन 1938 अगर यहाँ पे लिखा है, आपको ये याद रखना है, अ फिश कॉट इन साउदर्न अफ्रीका हैपेंड टू द सीलियोकन विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। ठीक, ये लाइन आप मार्क कर लीजिएगा, इसको पढ़िएगा बार बार, ठीक है। यहाँ से बाय द वे यहाँ से लेके आपका इतना पैरा इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। दिस एनिमल कॉल्ड अ लोफिन्स इन्वॉल्व इनटू द, ये एनिमल जो थे इनमें लोफिन जो थी वो इन्वॉल्व थी इनटू फर्स्ट एम्फीबिया, पहली एम्फीबिया में। दे लिव ऑन बोथ लैंड, जो पहले वाले एम्फीबियंस थे वो लैंड पे भी रह लेते थे और वाटर में भी रहते थे। दे आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, देयर आर नो स्पेसिमेन, यहाँ पे कोई भी स्पेसिमेन नहीं है जो लेफ्ट विद अस, जो अब हमारे साथ बचे हो, जो एम्फीबियंस लैंड पे भी रह लेते हो और वाटर में भी। ठीक, However, there was ancestor of modern day frog and salamanders, लेकिन इनके जो मॉडर्न एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे साथ देयर वर बी एंसेस्टर्स ऑफ द मॉडर्न डे में इनके एंसेस्टर हैं, जैसे फ्रॉग है और सैलमेंडर है, ये लैंड पे भी रह लेते हैं और आपके वाटर में भी रह लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाले थे वो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते थे, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उसमें से जो आपका मॉडर्न डे फ्रॉग और सैलमेंडर है, ये एंसेस्टर उनके हैं आज। एम्फीबियन इन्वॉल्व इनटू द रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियन जो है वो रेप्टाइल्स में बदल गए। एंड दे ले थिंग सील्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। अब क्या हुआ, दे लैक थिक शेल्ड, इन्होंने क्या किया, उन्होंने थिक शेल्ड एग जो है वो ये क्या करते थे, ले करते थे, विच डू नॉट ड्राई अप, जो ड्राई अप नहीं हो पाते थे इन अ सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस की तरह, जैसे कि उनके जो सेल्स थे वो ड्राई अप नहीं हो पाते थे। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे, हमने इनके पुरानों को नहीं देखा है, लेकिन हमने इनको मॉडर्न डे वाले जो इनके एंसेस्टर हैं या डिसेंट्स हैं उन्हीं को हमने देखा है। द टर्टल, द टॉर्टोइज, द क्रोकोडाइल, ये सारे रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स में बदल गए, और जितने भी एम्फीबियंस थे पहले के, जो फर्स्ट एम्फीबियन थे वो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते थे, लेकिन बाद में ये जब ये पुराने वाले अब हमारे बीच नहीं हैं, तो इनके जो है हमारे मॉडर्न डे एंसेस्टर्स हमारे पास हैं, जिसमें से आपका एक आता है फ्रॉग और दूसरा आपका सैलमेंडर आता है। ठीक है, सैलमेंडर यहाँ पर है। देन इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो और सो, रेप्टाइल ऑफ अ डिफरेंट, जो रेप्टाइल्स हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के हैं। ठीक है, जो शेप, वेट अ मिनट, शेप एंड साइज डोमिनेटेड ऑन अर्थ। शेप और साइज जो है वो अर्थ पे वेरी करता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ठीक है, गेन फॉर्म्स पेट्रोफाइट्स वर प्रेजेंट बट they all fall to form a coal deposit slowly. Some of these land reptile went back into the water to evolve into fishes like reptile probably 2000 Maya. तो यहाँ पे देखो, some of these land reptile, जो लैंड वाले रेप्टाइल्स थे वो वाटर में फिर से चले गए, क्योंकि इनको आगे हमने पढ़ा था, फिर से ये वेंट बैक टू द वाटर में चले गए, टू इन्वॉल्व इनटू द फिशेस, ये फिशेस में इन्वॉल्व हो गए। लाइक रेप्टाइल्स की तरह ही थे, लेकिन ये फिशेस में इन्वॉल्व हो गए, और ये 200 माया की तरफ हुआ था। इसाइसोसोर्स, ये अगर आप आगे चल के मास्टर्स करना चाहते हो या बीएससी एंड ऑल करना चाहते हो, तो इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इस पे पूरा एक जो है रेप्टाइल वाला आपका फाइलम रहता है कॉर्डेट्स में, उसमें आप इस चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर आर द बिगेस्ट ऑफ देम। जो लैंड रेप्टाइल्स थे ऑफ कोर्स, उसमें से जो डायनासोर थे वो एक बिगेस्ट ऑफ देम, सबसे बड़े थे। डायनासोर्स रैक वॉज अबाउट 250 feet in height and had huge fearsome danger like teeth. इसको आपको याद रखना है, जो ट्रेमसन रेक्स था वो 20 feet in height था, सॉरी 200 नहीं 20 feet in height था, एंड हैड ह्यूज फियरसम डेंजर लाइक टीथ, और इसके बहुत डेंजर से टीथ थे।
About 65 Maya, the dinosaur suddenly disappeared from the earth and 65 Maya जब आया तो डायनासोर एकदम से अर्थ से डिसअपेयर हो गए, खत्म हो गए, अब डायनासोर नहीं मिलते. वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न, हमें नहीं पता क्या ट्रू रीज़न है. सम से कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ जिनकी वजह से वो मर गए. सम से मोस्ट ऑफ देम इन्वॉल्व इन टू द बर्ड्स, कुछ कहते हैं कि वो बर्ड्स में इन्वॉल्व हो गए, बर्ड्स में चेंज हो गए. एंड द ट्रू में लिव इन बिटवीन, और ट्रूथ में लिव इन बिटवीन. स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट इरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जो स्मॉल साइज रेप्टाइल है ऑफ द इरा के वो आज भी हैं. द फर्स्ट मैमल वर लाइक अ श्रो, ये याद रखना, जो फर्स्ट मैमल है वो जो है वो किसकी तरह, श्रू की तरह दिखता है. देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज, इनके जो फॉसिल्स हैं वो छोटे हैं. मैमल वर विविपेरस, मैमल जो है वो विविपेरस है. एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर बॉडी, प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग साइड, जो अपने अंदर यंग साइड जो होते हैं वो अनबॉर्न प्रोटेक्ट करते हैं मदर के बॉडी में. मैमल वर नॉट इंटेलिजेंट इन सीइंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट. व्हेन रेप्टाइल came down, mammal took over this earth. They were in southern Africa. Mammal resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit. When reptile come to the mammals, जब reptile जो है वो mammals पे आए तो क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में मैमल जो है वो हॉर्स हो गया, हिपोपोटेमस, बियर, रैबिट, ये सारी चीज़ें रिसेंबल हुई. ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्टाइल ड्रिफ्ट व्हेन साउदर्न अफ्रीका ज्वाइन टू द नॉर्थ अमेरिका, जब एक कॉन्ट्रेक्टाइल ड्रिफ्ट आया, जब साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ज्वाइन हुआ, मिला, द एनिमल बी ओवरडन बाय द नॉर्थ अफ्रीका फाउना. Due to the same conditional drift, pouches mammal of Australia survive because of the lack of competition from any of other mammal. ठीक. Lest we forget, some mammal live wholly in water. इस तरीके के जो ये होली इन वाटर एंड इस तरीके के जो ये आपका दे रखा है, साउथ अफ्रीका जॉइन नॉर्थ अफ्रीका, द एनिमल विकन और ओवरडन बाय द नॉर्थ अफ्रीका फाउना. एंड ड्यू टू द सम conditional drift of the pouches mammal Australia survive because of the lack of competition from any other mammals. इन सब चीज़ों को आपको अंडरलाइन करना है और बार बार पढ़ना है, और हो सके तो आप अपने अलग से एक आप बैठिएगा, एनसीईआरटी खोलिएगा और जो मैं बता रही हूँ वो लाइन नोट डाउन करिएगा और उसको बार बार पढ़िएगा. जितना बार बार पढ़ेंगे उतना सही कॉन्सेप्ट आपको आएगा. रफ स्ट्रक्चर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, देयर टाइम ऑन द जियोलॉजिकल स्केल आर इंडिकेटेड इन. तो मेरे ख्याल से हम लोग ओरिजिन इन इवोल्यूशन ऑफ मैन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है आज. देन आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक. हाँ पढ़ ही लेते हैं, ठीक है. ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन. अब अर्थ पर हमने पढ़ा रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड कैसे लाइफ आई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी. कौन सी चीज़ें चली गई, कैसे हुआ और कैसे चीज़ें बदली, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे थे. अब मेन बात हम पढ़ेंगे द ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन. ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इसमें जितने भी आपके ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, सबसे पहले कौन आया, उसका कितना ब्रेन कैपेसिटी है, जितना मैं बताती चलूँगी अपने वो नोट्स वाली कॉपी में. रामापिथेकस का इतना ब्रेन कैपेसिटी था, ड्रायोपिथेकस का इतना था, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का इतना था, उसको लिखते चलिएगा. जो इंपॉर्टेंट लगेगा, होमो इरेक्टस, ये सारी चीज़ें मैं बताती चलूँगी, इसको आप राइट डाउन करते चलिएगा. वेट अ मिनट. अबाउट 15 माया के तरफ आपको याद रखना है. 15 माया में आपका ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन हुआ. प्राइमेट कॉल्ड अ ड्रायोपिथेकस, जो प्राइमेट से उनको कहा गया ड्रायोपिथेकस. एंड द रामापिथेकस वर एग्जिटिंग. दे वर हेयरी. ये कैसे थे, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो. ये हेयरी थे बहुत ज़्यादा, इन पे बाल ही बाल थे, ठीक है. एंड वॉक लाइक अ गोरिल्लास, और ये गोरिल्ला मतलब अपने दोनों हाथों का और दोनों पैरों का यूज़ करके चलते थे, और ये हेयरी टाइप थे. आप थोड़ा सा अगर एंड चिंपैंजी, आप गोरिल्ला का एग्जाम्पल अपने माइंड में ला सकते हैं कि सेम एज इट इज़ ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस लगते थे.
Ramapithecus was more man-like while Dryopithecus was more ape-like. Ramapithecus जो था वो मैन-लाइक, ज़्यादातर मैन-लाइक ही दिखता था, लेकिन जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप-लाइक दिखते थे. ठीक है. Few fossil of the man-like bone have been discovered in Ethiopia and Tanzania. जो फ्यू फॉसिल्स थे मैन लाइक बोन्स के वो ज़्यादातर डिस्कवर हुए इथोपिया एंड नाजिया. इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिए. अबाउट 15 माया के तरफ जो ड्रायोपिथेकस थे, जो रामापिथेकस थे, वो एक्सटेंड करते थे. दे वर हेयरी, उनके बहुत सारे बाल थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे, चिंपैंजीज की तरह. एंड रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक. जो रामापिथेकस था वो मैन लाइक दिखता था, जो ड्रायोपिथेकस था वो एप लाइक दिखता था. बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ऐसे करके पढ़ा रही हूँ. इसमें से बहुत क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इस पैरा से. Few fossil of a man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. They reveal hominid feature leading to the belief that about 3-5 Maya man-like primate walk in Eastern Africa. These reveal hominid feature leading to believe that about 3 to 4 Maya, 15 Maya की तरफ ये आपको प्राइमेट ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस का बात यहाँ पर हो रही है. Then 3 to 5 Maya की तरफ मैन लाइक प्राइमेट वॉक इन ईस्टर्न अफ्रीका. तो मैन जैसे जो प्राइमेट्स थे वो उनको देखा गया ईस्टर्न अफ्रीका की तरफ. दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट. ये ज़्यादा 4 फीट से लंबे नहीं थे, बट वॉकड अप राइट. ये सीधा चलते थे लेकिन 4 फुट से ज़्यादा लंबे नहीं थे. ठीक है. तो ये जो है वो 3 to 4 माया में देखा गया. 2 माया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस प्रोबेबली लिव इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड. ठीक. 2 माया की तरफ ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो था वो प्रोबेबली लिव रहता था इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड्स में. ठीक. सम ऑफ द बोन अमंग द बोन्स डिस्कवर वर डिफरेंट. दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक. ये जो क्रिएचर थे, सम ऑफ द बोन अमंग द बोन डिस्कवर वॉज डिफरेंट एंड दिस क्रिएचर वॉज called a first human like being hominid and was called Homo habilis. जो सबसे पहले पूरा का पूरा मैन लाइक लगा, ह्यूमन लाइक लगा, वो था आपका होमो हैबिलिस. यू कैन राइट डाउन. जो सबसे पहले मैन लाइक दिखा वो था होमो हैबिलिस. द ब्रेन कैपेसिटी, इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वर बिटवीन 650 to 800 cc के तरफ इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. ये मीट नहीं खाते थे. एंड फॉसिल डिस्कवर इन जावा इन 1891 रिवील दैट नेक्स्ट स्टेज. होमो इरेक्टस, आप सबसे पहले आप लिखो होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस सबसे पहले ह्यूमन लाइक देखे गए. उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 650 से लेके 800 cc के आसपास थी. एंड प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. ये मीट नहीं खाते थे. एंड फॉसिल डिस्कवर इन जावा 1891 रिवील दैट द नेक्स्ट स्टेज. होमो इरेक्टस अबाउट 15.5 माया के आसपास. होमो इरेक्टस जो थे वो 1.5 माया के आसपास थे. होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन. होमो इरेक्टस के पास बहुत बड़ा ब्रेन था. ये आपको लिखना है. आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा प्राइमेट था या मैन लाइक वो था जिसके पास सबसे बड़ा ब्रेन था. तो होमो इरेक्टस के पास था ब्रेन 900 cc एज कंपेरिजन टू द होमो इरेक्टस. होमो हैबिलिस सॉरी, उनका था 650 to 800 cc. लेकिन जो होमो इरेक्टस थे उनका ब्रेन का साइज था 900 cc. ठीक. होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट. जो होमो इरेक्टस थे वो मीट भी खाते थे. द नीदरलैंड मैन विद अ ब्रेन साइज अबाउट 1400 cc live near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 ईयर back. ठीक है. तो जो नीदरलैंड मैन थे ब्रेन साइज इनका जो था वो क्या था, नीदरलैंड का जो ब्रेन साइज था वो 1400 cc था. और ये कहाँ पर रहते थे, नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया के पास रहते थे. एंड बिटवीन 1000 to 40,000 ईयर बैक, सॉरी 1 lakh to 40,000 ईयर बैक ये रहते थे. एंड दे वर हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेथ.
ये क्या थे, इनको नीदरलैंड को ये पता चल गया था, ये अपने आप अपनी बॉडी को हाइड करना सीख गए थे और इनको मरने से डर लगता था। ठीक, इनको इनके पास इतना नॉलेज आ गया था कि इनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हाइड करना है एंड बरीड देयर डेथ, और ये डेथ से डरते थे। होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका, अफ्रीका में होमो सैपियंस आए, उनका एरोजन हुआ एंड मूव अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इन डिस्ट्रिक्ट रेसेस। होमो सैपियंस अफ्रीका में आए, फिर ये कॉन्टिनेंट्स में इधर उधर फैल गए। ठीक, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 year ago, 18,000 year ago, wait a minute, no, 75,000 to 10,000 year ago modern होमो सैपियंस अरोज। जो मॉडर्न होमो सैपियंस थे वो 75,000 से 10,000 ईयर अगो मॉडर्न के टाइम पर इनका जो था वो आइस एज में, इनका जो होमो सैपियंस थे बेसिकली आइस एज बोली जाती है, जिसको कहते हैं 17,000 to 10,000, उनके बीच में इनका एरोजन हुआ था। एंड द प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप अबाउट 18,000 ईयर अगो। One such cave painting by the prehistoric human can seen in the Bhimbetka rock shelter in the Raisin district of Madhya Pradesh. Agriculture came around 10,000 year ago back and human settlement started. तो सबसे पहले एक केव में जो ये केव थी, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है केव वाला जो है। सबसे पहले जो ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमन थे उन्होंने केव में जो है ड्राइंग बनाई थी, जो कि एक भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ पर ये केव है। एंड इसके बाद से यहीं इसी के आसपास एग्रीकल्चर, ये लोग खेती करना सीख गए थे, इन लोगों को खेती करना आ गया था 10,000 ईयर बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, और यहाँ से ह्यूमंस का सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। एंड द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपन इन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ अ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। And the rest of what happened is a part of human history of a growth and decline civilization. यहाँ से civilization का decline होना start हुआ और human जो है वो settle out हो गए। तो आपको ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस जो थे वो थोड़े आपको बताया गया है कि एप्स लाइक दिखते थे, रामापिथेकस यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मैन लाइक दिखते थे। उसके बाद आपको याद रखना है कि किसका क्या ब्रेन कैपेसिटी थी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होमो इरेक्टस की, जो होमो हैबिलिस जो थे वो आपका 650 to 800 सीसी था। देन आपका होमो इरेक्टस 900 सीसी था। उसके बाद नीदरलैंड जो थे वो 1400 सीसी थे। जो होमो इरेक्टस थे वो मीट खाते थे, होमो हैबिलिस नहीं खाते थे। नीदरलैंड 1400 सीसी था। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपको बताया गया कि ये अपने आप को हाइड करना सीख गए थे और इनको मरने से डर लगने लग गया था। ठीक, द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ can be understood only again the background of origin of universe, especially earth. origin of life on earth हम तभी समझ सकते हैं जब हमें background on universe, जब हमारा जो background में जो universe है स्पेशली अर्थ की वो कैसे आई या क्या हुआ, उसी से हम समझ सकते हैं कि लाइफ बेसिकली origin हुई कैसे। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव केमिकल इवोल्यूशन, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो केमिकल इवोल्यूशंस को मानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रोसीड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट एज व्हाट हैपेंड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉन्जुगेटेड स्टोरी बेस्ड ऑन द डार्विन आइडियाज ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन थ्योरी के बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन कॉन्जुगेटेड स्टोरी यहाँ पर बनी हुई है और इसको लोग मानते, कुछ मानते भी हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं। Diversity of a life form on earth has been changing over million of years and it is generally believed that the variation in population result variable fitness. Other phenomena like a habitat fragmentation and genetic drift may accurate these variation leading to the appearance of the new species and hence evolution. इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, इन सारी चीज़ों की बात हम आगे, डार्विन थ्योरी, इन सारी चीज़ों की बात हम कर चुके हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। होमोलॉजी अकाउंटेड बाय द आइडिया ऑफ ब्रांचिंग डिजाइंस एंड स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव एनाटॉमी, फॉसिल्स एंड कॉम्परेटिव बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एंड एवंग द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन इंडिविजुअल स्पीसीज, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन is most interesting and appear to the parallel evolution of human brain and languages.
स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, जो इवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज है, द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, कि मॉडर्न मैन जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप लोग को भी उस चीज़ को पढ़ने में अच्छा लगता होगा कि बेसिकली हम लोग का इवोल्यूशन हुआ कैसे, एंड अपेयर टू द पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेजेस, और कैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो इस तरीके से इन्वॉल्व हुआ और डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। ये लोग, अब तो सारी चीज़ें यहाँ पर पास में ये इंसान पैदा हुआ और सारी चीज़ों से मिलने लग गई, तो उन्हें को ढूंढना नहीं था। बट पहले के जो लोग हुए उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ा बाय यूजिंग द फुट, एंड उन्होंने नई नई चीज़ों की खोज करी। किसी नीदरलैंड को ये समझ आया कि अपने आप को हाइड करने के लिए हमें अपने आप को हाइड करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। देन उनको ये समझ आया, जीना और मरना समझ आया। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। फिर उन्होंने, तो उन लोगों ने जितने डेवलपमेंट किए, ये बहुत हेक्टिक है क्योंकि अभी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, खाना पीना एंड ऑल। बट पहले के टाइम पे ना तो खाने का पता था, ना कपड़ों का पता था, तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करना और इतना ज़्यादा हर चीज़ को लाना, ये बहुत हेक्टिक था। तो उस टाइम के लोग ने बहुत ज़्यादा, दे हैव सो मच माइंड ऑल्सो, तो उनके पास माइंड भी था और उस चीज़ का उन्होंने खूबी तरीके से यूज़ किया और काफ़ी चीज़ें डेवलप कर दी। ठीक है, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया इन द लाइट ऑफ डार्विन सिलेक्शन थ्योरी, आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस हुआ है ये। एंड अटेम्प्ट गिव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टर्म स्पीसीज, लिस्ट 10 मॉडर्न डे एनिमल यूजिंग द इंटरनेट रिसोर्स लिंक इन करस्पॉन्डिंग एशियन फॉसिल्स, नेम बोथ। प्लीज़ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा के जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा बाहर से, अगर आप एक बार इनको सही से पढ़ के या देख के नहीं जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे लगेगा कि कहीं अलग से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फाइंड आउट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर साइंस आर्टिकल्स एनी न्यू फॉसिल्स डिस्कवर और द कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट इवोल्यूशन। अगर मान लीजिए इस चीज़ को एज अ जनरल नॉलेज पे आपके बोर्ड्स में पूछ दिया जाता है तो आप नहीं बता पाएंगे, तो इस चीज़ को एज अ, जब आप पेपर दे रहे हो, उसके जब आप रिवीजन कर रहे हो तो उस टाइम पे किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर साइंस आर्टिकल्स में पढ़ के देखिए और इस चीज़ का आंसर आप अपने माइंड में थोड़ा सा रख लीजिए, तो उसके बाद आप फॉर्म करके लिख सकते हैं। डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन के कई सारे एग्जांपल है, एक नहीं है, जिराफ है, ऑस्ट्रेलियन वाला है, और एक आपका था गुलप्पस आइलैंड डार्विन फिंचेस, ठीक है, वो वाला। तो वन एग्जांपल था, मैंने 3 बता दिए हैं, कोई भी लिख के आ सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इन सारे एग्जांपल्स को, आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके भी आ सकते हैं। कैन बी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज अ एडेप्टिव रेडिएशन, क्या हम कॉल कर सकते हैं ह्यूमन को एज अ एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन हमने समझाया हुआ है, थिंक आउट करिए कि क्या हम इस चीज़ को एडेप्टिव रेडिएशन बोल सकते हैं या नहीं। यूजिंग वेरियस रिसोर्स सच एज योर स्कूल लाइब्रेरी और द इंटरनेट एंड डिस्कस विद योर टीचर एंड ट्रांस द इवोल्यूशनरी स्टेज एनी वन एनिमल से हॉर्स। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप डिस्कस करिए एंड उस चीज़ को थोड़ा सा इसको एक बार ओवरव्यू हो लीजिएगा। सो आज आपका इवोल्यूशन चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आफ्टर दैट हम लोग कौन से चैप्टर हमें स्टार्ट करना है ये मैं देख लेती हूँ। इवोल्यूशन हो गया है आपका। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद आपका इकोसिस्टम आएगा एंड देन आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आएगा, और उसके बाद आपका जो बच रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये मैं बाद में करा दूंगी। पहले ये जितने भी आपके ये थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड वाले हैं, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन को, तो इसी के साथ कवर कर लेते हैं, तो ये वाला अपना कवर हो जाएगा। और यू नो कि हम लोग किस वजह से इसको पढ़ रहे हैं, थोड़ा डेटा बेस्ड है, आपको याद भी करना है, इस वजह से हम पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको रिवीजन का भी और टाइम मिल जाए, आप अपने तरफ से भी रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप इसके अच्छे से एक बार इसको ओपन करिएगा। ये लास्ट वाला जो आपका वीडियो है इसका भी आप बनाइएगा अच्छे से, जो भी इम्पॉर्टेंट आपके की पॉइंट्स हैं इनको लिखिएगा, और उसके बाद पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करिएगा,
और बोर्ड्स में है तो एनसीईआरटी के पीछे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक बार पूरा डिस्कस अपने आप से कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पे एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन को पूरा 15 to 20 मिनट्स में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या पूरे चैप्टर में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया और आपको लग रहा है कि इसको पढ़ने की फिर से ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से एक बार उस टॉपिक को एक 15 to 20 मिनट्स रिवीजन में मैं उसको पढ़ा दूंगी। देन हम बात करते हैं तो पूरा तरीके से आप रिवाइज़ करिए और सही से पढ़ाई करते रहिए। अभी से पढ़ेंगे तो आगे चल के बर्डन नहीं होगा। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। और अगर चैनल हमारा अच्छा लगा और आपको बेनिफिट कर रहा है सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।